हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एल्क एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जनवरी 4th वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली स्टार्टअप इंडिया जो स्कीम है हमारी, उसके 9 साल कंप्लीट हुए हैं। और इस स्कीम के अंडर में 1.59 लाख स्टार्टअप्स को अभी तक हमने रिकॉग्नाइज किया है और 16.6 लाख जॉब्स को क्रिएट किया है। तो बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये स्कीम के 9 साल कंप्लीट हुए हैं, इसके लिए वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में बात करते हैं। स्टार्टअप इंडिया एक ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमने 2016 के अंदर लॉन्च किया था। उसके 9 साल कंप्लीट हुए हैं। ये जो इनिशिएटिव था फ्रेंड्स, उसका एम था टू फॉस्टर द इनोवेशन एंड बूस्ट द ग्रोथ फॉर द स्टार्टअप्स अक्रॉस द कंट्री। ये इनिशिएटिव का एम क्या था? इनोवेशन को फोस्टर करना और ग्रोथ को बूस्ट करना। किसके? स्टार्टअप्स के। राइट। आपको पता है ना स्टार्टअप्स क्या होता है फ्रेंड्स? स्टार्टअप्स क्या होते हैं? देखो, स्टार्टअप्स हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि जो भी हमारी नया नया बिजनेस है हम उसको स्टार्टअप का नाम देते हैं। नहीं, स्टार्टअप का मतलब होता है कि आपका जो आइडिया है वो इनोवेटिव होना चाहिए। और अगर आपकी कोई पुरानी कंपनी है, वो भी आपकी अगर फॉर एग्जांपल आप कोई कंपनी चला रहे हो। फॉर एग्जांपल चलो, आप मान लिया कि आप कोई चाय की दुकान चला रहे हो, राइट। लेकिन आपके चाय के एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर अगर आपने कोई इनोवेशन किया, तभी भी आप एज अ स्टार्टअप रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन आपका वो चाय का बिजनेस 10 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। तो नई कंपनी इनोवेटिव आइडिया के साथ स्टार्टअप कहलाती है। लेकिन जो पुरानी कंपनी है, अगर बीच में कोई इनोवेटिव आइडिया आए, तो अगर वो 10 साल से पुरानी नहीं है तो वो स्टार्टअप बन सकती है। अभी फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अगर उसको कोई इनोवेटिव आइडिया आए तो वो स्टार्टअप के तौर पर रजिस्टर नहीं हो सकती, बिकॉज वो पुरानी कंपनी है, 10 साल से पुरानी कंपनी है, राइट ना। तो स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए, उनके इनोवेशन को फॉस्टर करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज designated the January 16 as a national startup day to celebrate the nation's pride in promoting a robust and inclusive entrepreneurial ecosystem. नेशनल स्टार्टअप डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 16 जनवरी को, ध्यान में रखना है, बराबर ना। और अभी तक इस स्कीम के अंडर में हमने 1.59 लाख स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज किया है। 2016 में मात्र 500 थे, जो 2025 में अब तक 1.59 लाख स्टार्टअप्स अभी तक रजिस्टर हो चुके हैं, रिकॉग्नाइज हो चुके हैं इस स्कीम के अंडर में, राइट। और इंडिया बिकम्स थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम, बराबर ध्यान में रखना है। और स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है वो इम्प्लीमेंट कौन करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इन इंटरनल ट्रेड, जो कौन से मिनिस्ट्री का पार्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का पार्ट है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके। ओके। अगर मैं कुछ इंडियन सिटीज की बात करूं, लाइक बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई एंड दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन इमर्ज एज अ मेजर हब फॉर द स्टार्टअप इन इंडिया, राइट। और एज ऑफ 31 अक्टूबर 2024, टोटल 73,000 recognized startups include minimum one woman director। 1.59 लाख स्टार्टअप जो रिकॉग्नाइज हुए अभी तक स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर में, उसमें से 73,000 स्टार्टअप्स के अंदर तो मिनिमम वन वुमेन डायरेक्टर है, जो डेमोन्स्ट्रेट करता है वुमेन इंटरप्रेन्योर्स को, बराबर ना, राइट। और टोटल 16.6 लाख जॉब क्रिएट की गई है अभी तक, ये 1.59 लाख स्टार्टअप्स के अंदर जो रिकॉग्नाइज की गई है इस स्कीम के अंडर में, बराबर ना, राइट। और अगर मैं स्टार्टअप इंडिया के अंडर में जो फ्लैगशिप स्कीम्स हम इम्प्लीमेंट करते हैं उस स्कीम्स के बारे में बात करूं, तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, नाम से पता चलता है इस स्कीम के अंडर में जो स्टार्टअप है उसको बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए पैसा दिया जाता है। लाइक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्ट ट्रायल्स के लिए, बराबर। तो ये जो बिजनेस को रन करने से पहले जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है ना, उसको बोलते हैं सीड फंड, बराबर ना। तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम लॉन्च की है 4 साल के लिए, 2021-22 के अंदर, बराबर ना। टोटल 945 करोड़ का बजट एलोकेट किया है इंडिया के द्वारा, बराबर ना। उसके अलावा क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द स्टार्टअप्स। यहाँ पे क्या होता है कि जो बैंक्स होती है, बैंक्स वो
स्टार्टअप्स को लोन देने के लिए कतराते हैं, बिकॉज उनका बिजनेस नया होता है, चले ना चले तो बैंक्स का पैसा डूब सकता है। तो ऐसी बैंक्स को इंकरेज करने के लिए यहाँ पे सरकार ने बोला है कि आप इन लोगों को लोन दीजिए, अगर वो लोग लोन की भरपाई नहीं कर पाएंगे तो सरकार बैंक को लोन की भरपाई करके देगी, जिसको बोलते हैं क्रेडिट गारंटी। तो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द स्टार्टअप्स बराबर ना, ये स्कीम लॉन्च की गई है। उसके अलावा फंड फॉर द स्टार्टअप स्कीम्स बराबर ना। तो एक्चुअल में इसमें क्या बोला गया है कि देखो, स्टार्टअप्स के अंदर जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इन्वेस्ट करते हैं, स्टार्टअप्स के अंदर जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इन्वेस्ट करते हैं, ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को फंड प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए बोलते हैं फंड ऑफ फंड। तो ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर गवर्नमेंट फंड डालेगी, जिसको बोलते हैं फंड ऑफ फंड फॉर द स्टार्टअप स्कीम बराबर ना। गवर्नमेंट ने इसके लिए 10,000 करोड़ रुपया एलोकेट किया है 2016 के अंदर, ध्यान में रखना है बराबर ना। और ये जो स्कीम है फंड ऑफ फंड फॉर द स्टार्टअप, वो कौन इंप्लीमेंट करता है? सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बराबर ना, राइट। और ओके, उसके अलावा कुछ और इनिशिएटिव्स के बारे में बात करूँ तो भास्कर इनिशिएटिव लॉन्च किया है गवर्नमेंट के द्वारा। सितंबर 2024 का रीसेंट इनिशिएटिव है कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इन इंटरनेट ट्रेड ने लॉन्च किया भास्कर प्लेटफॉर्म, भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक कटिंग एज इनिशिएटिव है विच इज अ पार्ट ऑफ द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। दिस इनिशिएटिव इज एम टू स्ट्रीमलाइन एंड सेंट्रलाइज द इंटरेक्शन विद इन द इंडियाज इंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम। तो स्टार्टअप्स यहाँ पे जो भी कोई इनोवेशन लाती है बराबर, उसके बारे में यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नॉलेज अपना शेयर कर सकती है। तो एक नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म है भास्कर प्लेटफॉर्म, जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इन इंटरनेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये प्लेटफॉर्म का जो मेन है इनोवेशन को फोस्टर करना, कोलाब्रेशन एंड ग्रोथ बाय द कनेक्टिंग द स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स, मेंटर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड गवर्नमेंट बॉडीज। इन सबको कोलाबरेट करके, कोऑर्डिनेट करके इनोवेशन को फोस्टर करना इस प्लेटफॉर्म का मेन उद्देश्य है बराबर ना, राइट। ओके, और स्टार्टअप महाकुंभ भी हम अरेंज करते हैं। स्टार्टअप महाकुंभ विच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट गेट टुगेदर ऑफ द स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स, इन्वेस्टर्स एंड वेरियस अदर इकोसिस्टम स्टेक होल्डर्स अंडर द वन रूफ। तो ये स्टार्टअप महाकुंभ के अंदर जितने भी स्टार्टअप्स है, जितने भी यूनिकॉर्न्स है, जितने इन्वेस्टर्स है बराबर, वो सब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आता है बराबर ना। जो फर्स्ट एडिशन है स्टार्टअप महाकुंभ का वो 2024 के अंदर हुआ था, और ये जो सेकंड एडिशन है वो अप्रैल महीने के अंदर 2025 के अंदर होने वाला है, ध्यान में रखना है बराबर ना, राइट। और डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरट्रेड का कहना है जो स्टार्टअप का फंडिंग है, स्टार्टअप को जो फंडिंग दिया जाता है वो भी इंक्रीज हुआ है। पहले मात्र $8 बिलियन दिया जाता था, अभी $115 बिलियन बराबर ना, सॉरी, हाँ, पहले $8 बिलियन दिया जाता था बराबर फंडिंग, अभी $115 बिलियन तक पहुंच गया है बराबर ना। तो स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया है बराबर ना, ओके। और अगर मैं स्टार्टअप्स को बारे में बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टअप जो भी होती है उनको इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन मिलता है शुरुआत में 3 साल के लिए। स्टार्टअप इनकम ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2016 कैन अप्लाई फॉर द इनकम टैक्स एग्जेम्पशन। The recognized startups that are granted an inter-ministerial board certificate are exempted from the income tax for a period of 3 consecutive years out of the 10 years बराबर ना। और faster exit for the startups. The government has notified startups as a fast track firms, enabling them to wind up operation within the 90 days बराबर ना, with टू 180 डेज फॉर अदर कंपनीज बराबर ना। देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरी कंपनी को अपना बिजनेस वाइंड अप करना है तो 180 दिन का टाइम लगता है, लेकिन स्टार्टअप अपने बिजनेस को 90 डेज, विद इन 90 डेज में उसका जो वाइंडिंग अप का जो प्रोसीजर है वो सारा खत्म हो सकता है बराबर ना, राइट। तो गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स को नोटिफाई किया एज अ फास्ट ट्रैक फॉर्म्स, ध्यान में रखना है बराबर ना। और जो भी कोई स्टार्टअप होता है उसको शुरुआत के 10 साल में वो कोई भी 3 साल इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन ले सकती है, ध्यान में रखना है बराबर ना, ओके, राइट। और जो संस्था ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम को जो मिनिस्ट्री हैंडल करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके मिनिस्टर है पीयूष गोयल, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जितिन प्रसाद, ध्यान में रखना है बराबर ना, ओके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम स्टार्टअप इंडिया स्कीम, उसके 9 साल कंप्लीट हुए, इसके लिए हम रिसेंट न्यूज़ में पढ़ रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या है, और कितने स्टार्टअप्स उसके अंदर रजिस्टर्ड हैं, कितने
लोगों को यहाँ पे जॉब मिल रही है स्टार्टअप के माध्यम से। और नेशनल स्टार्टअप डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, और भारत के द्वारा स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए कौन कौन सी स्कीम रन की जा रही है स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर में, वो भी हमने पढ़ा, ठीक है, बराबर ना। राइट, तो आई थिंक आपको इस चीज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, चलो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, उसके द्वारा एक रिपोर्ट आया कि ग्लोबल लेवल पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो हिस्टोरिकली लो हो चुका है। कितना परसेंट? 5%। कौन से साल के अंदर? 2024 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बिकॉज इंटरनेशनल लेवल की संस्था है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया भर में लेबर्स के ऊपर जो रेगुलेट करती है वो संस्था ILO, उसके द्वारा रिपोर्ट लॉन्च किया गया है कि 2024 के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ग्लोबल लेवल पे वो हिस्टोरिकली लो हो चुका है। कितना परसेंट? 5% हो चुका है। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करता है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO रिलीज इट्स फ्लैगशिप रिपोर्ट। रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2025, जिसको बोलते हैं वेसो ट्रेंड 2025। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, वेसो, वेसो ट्रेंड 2025 किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है जो करंट स्टेट है ग्लोबल लेबर मार्केट का और सोशल आउटलुक का, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। रिपोर्ट प्रोवाइड्स एन इन-डेप्थ एनालिसिस ऑफ द ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स, चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर द नियर फ्यूचर। ये रिपोर्ट के अंदर करंट स्टेट क्या है ग्लोबल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट का, उसके अलावा ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या प्रोस्पेक्ट है नियर फ्यूचर के अंदर, वो सभी के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर किया गया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। राइट, ये रिपोर्ट के डेटा की अगर मैं बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट ग्लोबल लेवल पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो स्लो डाउन होके 5% हो चुका है 2024 के अंदर। और ये अगेन लोअर होने के चांसेस है, 4.9% होने के चांसेस है। कब तक? 2026 तक। हाउएवर, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन हाई एट 12.6% इन 2024। देखो, अगर मैं ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो वो कम हो रहा है, 5% हो गया 2024 के अंदर, और वो 4.9% होने की संभावना है। लेकिन जो यंग एज पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अभी भी हायर लेवल पे है, 12.6% रेट पे है, बराबर ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो यंगर लेवल पे, मतलब जो हमारा एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं मैच नहीं करता जो रिक्वायर्ड स्किल चाहिए जॉब के लिए, उसके साथ, तभी जाके ये डेटा यहाँ पे इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है, बराबर ना। राइट, ओके। अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स फॉर द ओवरऑल नंबर ऑफ जॉब मिसिंग स्टूड अराउंड 402.4 मिलियन इन 2024। ओके, इस लाइन को मत लेना। ओके, अगर मैं इस रिपोर्ट के कुछ और हाइलाइट्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी, कि भाई ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक कंडीशन में रिकवरी आई है तभी जाके अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट के ग्लोबल ग्रोथ रेट रिमेन स्टेबल, having around the 3.2% in the 2024 and 2025। ग्लोबल लेवल पे जो ग्रोथ रेट हुआ है वो कितना हुआ है? 3.2% स्टेबल है। इन्फ्लेशन रेट कितना रहा है? 6.7% इन 2023 to 5.9% in 2024 and are expect to be decelerate further in 2025। जो इन्फ्लेशन है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है और 2025 में भी वो डिक्रीज होगा। और उसके अलावा जो ग्लोबल लेवल पे जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 61% रहा है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब क्या हो गया कि फॉर एग्जाम्पल एलिजिबल लोग 100 लोग हैं जो लेबर फोर्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी उसमें से कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 61। 100 में से 61 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो एलिजिबल लोग हैं, जिसको बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ओके, उसके अलावा नंबर ऑफ यंग पीपल नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में नीट, इन लो इनकम कंट्रीज आर इंक्रीज। जो नीट लोग हैं, नीट लोग का मतलब जो ऐसे यंग पीपल कि जो एजुकेशन के साथ नॉट इन एजुकेशन, नॉट इन एम्प्लॉयमेंट और नॉट इन ट्रेनिंग, ये मतलब एकदम बेरोजगार है, और ऐसे बेरोजगार जिनके पास कुछ स्किल भी नहीं है, ऐसे लोग लो इनकम कंट्री के अंदर इंक्रीज हो रहा है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, ग्लोबल लेवल पे
there are 85.8 million young men and 173.3 million young women who were not in education, in employment or in training in 2024, marking an increase of 1 million and 1.8 million respectively. तो मैन के अंदर 1 मिलियन का इंक्रीमेंट हुआ है और वुमेन के अंदर 1.8 मिलियन का इंक्रीमेंट हुआ है। कौन से लोगों के अंदर? नीट लोगों के अंदर। नीट लोग का मतलब क्या हो गया? नॉट इन एजुकेशन, एनरोलमेंट और ट्रेनिंग, ऐसे लोग, बराबर ना। तो ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, बराबर ना। ओके। और अगर मैं साउथर्न एशिया की बात करूँ, यहाँ पे तो हमने ग्लोबल लेवल पे बात की, बराबर ना, ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में बात की। अगर मैं साउथर्न एशिया की अगर बात करूँ, जहाँ पे हम इंडिया जिसका पार्ट है, तो आईएलओ रिपोर्ट इंडिकेट दैट अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन द साउथ एशिया which is expected to be experience a 6.2% growth in the GDP in 2024 with a slight slowdown to 5.8% in 2025। तो रिपोर्ट कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है साउथर्न एशिया का, बराबर। while some European countries like South Africa reported unemployment fall at the stubbornly high levels about 30% in 2024। जो कुछ यूरोपियन कंट्रीज है, कुछ साउथ अफ्रीका की जो कुछ कंट्रीज है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ा है। कुछ जगह पे तो 30% से भी ज़्यादा बढ़ा है, बराबर ना, राइट। According to this report, the unemployment rate in India is projected to grow by 6.2% in 2024 and 5.8% in 2025। अगर मैं इंडिया लेवल पे बात करूँ तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2024 में थोड़ा 6.2% के आसपास होगा, लेकिन वो कम होके कितना हो जाएगा? 5.8% 2025 के अंदर, बराबर ना, राइट। और जो संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है, अगर उस संस्था के बारे में बात करें तो आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो डायरेक्टर है गिलबर्ट फोसन होंगबो, ध्यान में रखना है, हेडक्वार्टर जिनीवा स्वीडन के अंदर है। एस्टेब्लिशमेंट को कब हुआ? 1919 के अंदर हुआ, बराबर ना। तो बहुत अच्छी न्यूज़ थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एग्जाम में देखो यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट ग्लोबल, हाँ, 2025 वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2025, ये जो वेसो ट्रेंड 2025 जिसका शॉर्ट फॉर्म है, ये रिपोर्ट कौन लॉन्च करता है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान में रखना है। ये संस्था के अकॉर्डिंग जो ग्लोबल लेवल पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो स्लो डाउन होकर कितना हो गया है? 5% हो गया है। जो फर्दर स्लो डाउन होगा 2026 तक कितना हो जाएगा? 4.9% हो जाएगा। हालांकि यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, 12.6% हो गया है। ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, बराबर। जीडीपी ग्रोथ 3.2% होने वाला है 2024-25 के अंदर। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 61% हुआ 2024 के अंदर। और इन्फ्लेशन रेट 6.7% था 2023 के अंदर, जो कम होकर 5.9% हो गया है, बराबर ना। जो नीट लोग हैं वो लोअर इनकम कंट्रीज के अंदर बढ़े हैं, उनकी मात्रा इंक्रीज हुई है, बराबर ना, ओके। और उसके अलावा साउथर्न एशिया का जो परफॉर्मेंस रहा है वो काफ़ी बेहतर रहा है कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज। और इंडिया का भी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहा है, बराबर ना। और ये संस्था की अगर बात करें तो हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्जरलैंड के अंदर, ओके। आई थिंक इसमें समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली ब्रिक्स ग्रुप की मीटिंग हुई थी ब्राज़ील के अंदर, ब्राज़ील के अंदर। बिकॉज ब्रिक्स की जो 2025 की जो प्रेसिडेंसी है ना फ्रेंड्स, वो ब्राज़ील के पास है, बराबर ना। तो ब्राज़ील के अंदर ब्रिक्स ग्रुप की मीटिंग हुई थी और उसमें एज अ पार्टनर कंट्री, नाइन्थ पार्टनर कंट्री कौन ज्वाइन हुआ है? नाइजीरिया, साउथ अफ्रीकन देश है, वो अभी रिसेंटली ज्वाइन हुआ है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ब्रिक्स ग्रुप के बारे में जानना, और कब उसका फॉर्मेशन हुआ था, और कितनी कंट्रीज उसकी मेंबर कंट्रीज हैं, उसके बारे में समझते हैं। ओके, अगर मैं ब्रिक्स की बात करूँ ना, तो उसका वैसे फॉर्मेशन हुआ था 2006 के अंदर, रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर। शुरुआत में उसके मेंबर कौन कौन थे? तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना थे, बराबर ना। ये चार मेंबर कंट्रीज थी 2006 के अंदर। फिर उसके अंदर 2009 के अंदर जब फिर से रशिया के अंदर जब मीटिंग हुई ना, तब एक और कंट्री को उसके अंदर ऐड करने की बात चली, साउथ अफ्रीका। और फिर नाम क्या रखा गया 2010 के अंदर? ये जो ब्रिक ग्रुप है ना वो ब्रिक्स बन गया 2010 के अंदर, ध्यान में रखना है। और ये 2024 के अंदर ये जो ब्रिक्स कंट्री का जो प्रेसिडेंसी था वो साउथ अफ्रीका के पास था, बराबर ना। और ये जो 2024 का जो मेंबरशिप था ना, प्रेसिडेंसी था, वो रशिया के पास था ब्रिक्स ग्रुप का। और अभी 2025 का ये जो मेंबरशिप है वो ब्राज़ील के पास है, ध्यान में रखना है।
और जो 2024 के अंदर जो थीम रखी गई थी, बराबर ना, वो थीम रखी गई थी स्ट्रेंथनिंग द मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ये 2024 की रशिया की थीम थी, ब्रिक्स कंट्री की प्रेसिडेंसी के दौरान। और अगर मैं कुछ नए मेंबर्स की बात करूँ ये जो ब्रिक्स के अंदर, वैसे अभी ब्रिक्स के जो मेन मेंबर्स हैं वो कौन कौन है? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन जनवरी 2024 के अंदर इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई उन्होंने ऑफिशियली ज्वाइन किया ये ब्रिक्स ब्लॉक को। 2025 के अंदर, जनवरी 2025 के अंदर इंडोनेशिया फॉर्मली बिकम द फुल मेंबर ऑफ द ब्रिक्स ब्लॉक। और उसके अलावा ये इंडोनेशिया फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री बना टू बिकम द पार्ट ऑफ द ब्रिक्स नेशन, बराबर ना? ओके। और अगर मैं ब्रिक्स नेशंस की पार्टनर कंट्रीज की बात करूँ तो अभी तक 8 पार्टनर कंट्रीज है: बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा एंड उज्बेकिस्तान। और अभी ये जो नाइन्थ पार्टनर कंट्री है वो कौन बना है? नाइजीरिया बना है। नाइजीरिया बना है, ध्यान में रखना है। नाइजीरिया ये जो कंट्री है वो साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, सिक्स्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, और अफ्रीका का लार्जेस्ट कंट्री है, जो नाइन्थ पार्टनर कंट्री बना है ब्रिक्स नेशंस का, ध्यान में रखना है। ओके, तो आई थिंक अब ब्रिक्स के बारे में समझ में आया होगा। नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया का कैपिटल है अबूजा, ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके। और नाइजीरिया नायरा उसकी करेंसी है। ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली कैबिनेट के द्वारा कुछ अप्रूवल्स आए हैं, और उस अप्रूवल में एक अप्रूवल है जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कि कैबिनेट ने है ना अभी अप्रेज किया है किसको? अचीवमेंट्स अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन को। तो ये नेशनल हेल्थ मिशन क्या है, इसके बारे में समझना है। फिर उसके बारे में समझने के बाद कैबिनेट ने क्यों अप्रेजमेंट दिया उसके बारे में समझेंगे। अगर मैं नेशनल हेल्थ मिशन के कुछ बैकग्राउंड के बारे में बात करूं, सबसे पहले हम इसके बारे में समझेंगे कि 2005 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया नेशनल रूरल हेल्थ मिशन with the objective of building the public health systems to provide accessible, affordable and quality health care to the rural population। तो सबसे पहले नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया 2005 के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या था कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम को कैसा बनाना है? एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सके, ऐसा बनाना है। उसके बाद 2012 के अंदर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के ऊपर से ही एक और कॉन्सेप्ट लाया गया, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। एंड नेशनल रूरल हेल्थ मिशन was later rebranded as the national health mission with two sub missions, that is national rural health mission and national urban health mission। तो शुरुआत में जब ये लॉन्च किया गया था 2005 के अंदर, तब उसका नाम था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जहाँ पे स्पेसिफिकली जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं उनके लिए पब्लिक हेल्थ सिस्टम को बेटर बनाना था। लेकिन फिर उसको एक्सपांड किया गया 2012 के अंदर, और एक नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया जिसमें दो पार्ट किए गए, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ओके। 2018 के अंदर यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया कंटिन्यूशन ऑफ द नेशनल हेल्थ मिशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2020। ये 3 साल के लिए नेशनल हेल्थ मिशन को अप्रूवमेंट मिला 2018 के अंदर। और लेटर 2022 के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट है उसने फर्दर अप्रूवल दिया कंटिन्यूशन ऑफ द नेशनल हेल्थ मिशन फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक। तो अभी ये जो नेशनल हेल्थ मिशन का जो कंटिन्यूएशन है वो 2026 तक चलेगा, सिंपल, बराबर ना? ओके। ये जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसको इम्प्लीमेंट कौन करवाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इम्प्लीमेंट करवाता है, बराबर ना? और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फैसिलिटेट करता है फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट किसको? स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को, इनेबलिंग देम टू ऑफर accessible, affordable, accountable and effective healthcare up to the district hospitals, especially to the poor and vulnerable sections of the populations, बराबर ना? तो जो पुअर और वल्नरेबल सेक्शन है पॉपुलेशन का, बराबर ना, हमारा उसको अफोर्डेबल, सक्सेस, एक्सेसिबल, अकाउंटेबल हेल्थ केयर सिस्टम मिल सके, उसकी वजह से यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है इस सिस्टम के अंडर में, नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को ध्यान में रखना, बराबर ना? ओके। अगर मैं ये जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसके अंदर जो कुछ प्रोग्रेस गवर्नमेंट ने अभी तक किए हैं, अगर मैं उसके बारे में बात करूं, तो गवर्नमेंट ने सितंबर 2022 के अंदर, बराबर ना, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया गया था। और
उसके अंदर में इस अभियान के अंडर में अभी तक 1,56,572 निक्षय मित्र वॉलेंटियर्स हु हैव सपोर्टेड मोर देन 9.40 लाख टीबी पेशेंट्स। तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जो नेशनल हेल्थ मिशन का पार्ट है 2022 में लॉन्च किया गया था, उसके अंदर में अभी तक ये निक्षय मित्र वॉलेंटियर्स के द्वारा 9.40 लाख टीबी पेशेंट्स को सपोर्ट किया गया है। सेकेंड, प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के अंडर में मोर देन 62.35 लाख जो हीमोडायलिसिस सेशंस है उसको प्रोवाइड किया गया है फाइनेंशियल 2024 के अंदर, जिनको जो कितने लोगों ने बेनिफिट उठाया उसका 4.53 लाख डायलिसिस पेशेंट्स ने इसका बेनिफिट उठाया है। थर्ड, 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, जिसके अंदर 2.61 करोड़ इंडिविजुअल्स का स्क्रीनिंग किया गया। और दिस प्रोग्रेस विल हेल्प इन अचीविंग द टारगेट ऑफ एलिमिनेटिंग द सिकल सेल डिसीज बाय 2047। ये जो हमारा टारगेट है कि 2047 तक जो सिकल सेल डिसीज है, सिकल सेल एनीमिया है, उसको एलिमिनेट करना है। उसके लिए हमने 2.61 करोड़ इंडिविजुअल्स को अभी तक ट्राइबल एरिया के अंदर स्क्रीन कर दिया है कि ये रोग उनके अंदर है कि नहीं, बराबर नहीं, ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर में। उसके अलावा यूविन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है 2023 के अंदर टू इंश्योर द टाइमली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वैक्सीन टू प्रेग्नेंट वुमेन, इन्फेंट एंड चिल्ड्रन अक्रॉस इंडिया। और आपने कोविन का नाम तो सुना होगा, बराबर ना, ओके, कोविड के समय में हमने लॉन्च किया था, बराबर ना, उसी तरीके से यूविन लॉन्च किया गया है। और ये जो यूविन प्लेटफॉर्म है उसका मेन काम है जो प्रेग्नेंट वुमेन है, इन्फेंट्स है और चिल्ड्रन है, वो उनको टाइमली वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने का ध्यान में रखना है, बराबर ना, ओके। तो जितने भी हमारे देश के अंदर जो पब्लिक हेल्थ सेंटर है, बराबर ना, जितने भी हमारे देश के अंदर जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स है, बराबर ना, ओके, ये सब जो एंगेज किए जाते हैं वो कौन से मिशन का पार्ट है, नेशनल हेल्थ मिशन का पार्ट है, बराबर। और उनके अवेयरनेस की वजह से, उनके मेहनत की वजह से जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट है वो डिक्रीज हुआ है 25% से। और नेशनल हेल्थ मिशन के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन से ही कुछ चीज़ें हमको हासिल हुई है, लाइक जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट है वो 25% कम हो गया है। कैसे? तो 2014 से लेकर 2016 के अंदर का ये जो टाइम पीरियड था उसमें 1 लाख लाइव बर्थ के सामने 130 लाख जो माता है, जो मदर है, उनकी डेथ हो चुकी थी। जो नंबर्स कम होके 2018 से 20 के अंदर 1 लाख पॉपुलेशन के सामने 97 मदर की मौत हुई है। तो मोर्टालिटी रेट कम हुआ है, एलिमिनेट तो नहीं हुआ, जस्ट कम हुआ है, बराबर ना, ओके। और ये जो डेटा है ना वो 83% कम है, कब कब के समय से, 1990 से। तो तब से लेके तो अब तक हमने बहुत सारा प्रोग्रेस किया है। उसके अलावा जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है, बराबर है, वो भी डिक्लाइन हुआ है। जो 2014 के अंदर 1000 लाइव बर्थ के सामने 45 इन्फेंट्स की मृत्यु हो जाती थी, वो 2020 के अंदर मात्र 32 इन्फेंट्स की मृत्यु हो रही है। 75% रिडक्शन हुआ है 1990 के कंपेरिजन में, वो ध्यान में रखना है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी हैज डिक्रीज फ्रॉम 39 पर 1000 लाइव बर्थ इन 2014 टू 28 इन 2020। तो जो इन्फेंट्स है, जो मतलब नवजात शिशु है, बराबर ना, जो उनकी जो मोर्टालिटी रेट था वो 1000 लाइव बर्थ के सामने 39 था 2014 के अंदर, जो कम होकर कितना हो गया है, 28 हो गया है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। तो ये सब कुछ जो अचीवमेंट्स है वो नेशनल हेल्थ मिशन का ही एक फल है, क्योंकि नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर हमने बहुत सारे पब्लिक हेल्थ सेंटर्स को डेवलप किया है, स्पेसिफिकली जो रिमोट एरियाज है उसके अंदर, बराबर ना, ओके, राइट। और इसी नेशनल हेल्थ मिशन के यही अचीवमेंट्स को यहाँ पे अप्रेस किया गया है कैबिनेट के द्वारा, बराबर ना, ओके। आई थिंक आपको कैबिनेट का ये अप्रूवमेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली इंडिया ने ज्वाइन किया है यूरोड्रोन यूरोड्रोन प्रोग्राम को एज अ न्यूएस्ट ओसार ऑब्जर्वर स्टेट। इसके बारे में बात करते हैं, क्या है ये प्रोग्राम। In January 2025, India has officially joined the Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System, Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System और यूरोड्रोन प्रोग्राम एज अ ऑब्जर्वर स्टेट। इंडिया ने ज्वाइन किया है एज अ ऑब्जर्वर स्टेट, और कौन से प्रोग्राम के अंदर, यूरोड्रोन प्रोग्राम के अंदर में। With this, India became the second Asia Pacific country after the Japan to gain the observer status.
अगर मैं ये यूरोड्रोन प्रोग्राम के बारे में बात करूँ तो क्या है ये प्रोग्राम, पहले इसको समझ लेते हैं। यूरोड्रोन प्रोजेक्ट इज अ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव विच इज इन्वॉल्विंग द फोर नेशंस, जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड स्पेन। और ये 2016 के अंदर इसको लॉन्च किया गया। और इसकी जो वैल्यू है इस प्रोग्राम की वो 7.3 बिलियन यूएस डॉलर है। तो ये जो प्रोग्राम है इसको मैनेज कौन करता है, तो जर्मनी, फ्रांस और स्पेन की कुछ कंपनीज है, लाइक एयरबस है, लाइक हाँ लियोनार्डो जैसी कुछ कंपनी है, डेजोल्ट एविएशन जो फ्रांस का है, तो ये कंपनीज इसको मैनेज कर रही है। और यूरोड्रोन इज अ रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम विच इज डिजाइन फॉर द लॉन्ग एंड्योरेंस मिशंस इंक्लूडिंग द सर्वेलियंस, रिकॉग्निजेंस, मैरीटाइम मॉनिटरिंग एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर। तो इस मिशन के अंदर में, ये यूरोड्रोन प्रोग्राम के अंदर में रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम डिजाइन किया जाता है, बराबर ना। जो कहाँ पे काम में आ सकते हैं, तो जो लॉन्ग एंड्योरेंस मिशन है लाइक सर्वेलियंस, रिकॉग्निजेंस, मैरीटाइम मॉनिटरिंग, वो सब ऑब्जेक्टिव से काम में आ सकते हैं। इट इज डिजाइन टू वर्क इन द ऑल वेदर कंडीशंस, इट इज इक्विप्ड विद द ट्विन इंजन सेटअप, बराबर ना। और दिस सिस्टम इज पास इट्स प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू इन 2024 एंड इज एक्सपेक्ट टू बी ऑपरेशनल बाय 2030. It is capable of carrying up to 2.3 tons of the payload and can stay in the air for up to 40 hours. The first flight of the Aerodrone is scheduled for 2026 with the initial deliveries which is expected by the 2028. Right now. और currently अगर मैं इंडियन एयरफोर्स की बात करूँ तो only 31 squadrons है, far below the approved strength of 42, making the lowest number of the squadrons since 1965, बराबर ना। तो इंडियन एयरफोर्स के पास अभी बहुत ही कम स्क्वाड्रॉन्स हैं। और अगर ये इंडिया अभी इसका ऑब्जर्वर स्टेट बन चुका है, मतलब अभी इंडिया इस एरोड्रोन प्रोग्राम को ऑब्जर्व कर पाएगा और ये प्रोग्राम को वो फ्यूचर में इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। इस प्रोग्राम के अंदर में मेनली क्या करना है, जस्ट एक रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम बनाना है, बराबर ना, ओके। और लॉन्ग एंड्योरेंस मिशंस के लिए, सिंपल, बराबर ना, ओके। तो जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये उनकी कंपनीज इसको हैंडल करती है और इंडिया उसके अंदर ऑब्जर्वर स्टेट बना है। जापान के बाद सेकंड एशियन कंट्री बना है इसका ऑब्जर्वर स्टेट ध्यान में रखना है, बराबर ना, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि इंडिया डॉटर्स को एम्पावर करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। ये स्कीम की 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, इसके लिए वो रिसेंट न्यूज़ में है, लेकिन हमको इसको वापस से रिवाइज करना पड़ेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या है ये स्कीम, इसके बारे में देखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम उसके 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इट इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव विच इज लीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच एम्स टू प्रोटेक्ट, एजुकेट एंड empower the girl child in India. Has completed 10 years of the successful implementation. The scheme was launched by the PM Modi on 22nd January 2015. पानीपत हरियाणा के अंदर इसको लॉन्च किया गया था और 10 साल इसके कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत सारे सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स इस स्कीम के द्वारा अचीव किए गए हैं, जो हमारा डेवलप नेशन बनने का जो टारगेट 2047 के अंदर, इसको अचीव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बराबर ना। और January 24 इज ऑब्जर्व एनुअली एज अ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे अक्रॉस अ कंट्री टू रेज अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ द गर्ल चाइल्ड। और इस बार की जो थीम थी इस दिन की, इंपायरिंग द गर्ल्स फॉर द ब्राइट फ्यूचर, ये थीम रखी गई थी, ध्यान में रखना है, ओके। और अगर मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में बात करूँ तो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कुछ पोर्शन उसका सेंट्रल गवर्नमेंट देता है इस स्कीम के पीछे खर्चा, और कुछ पोर्शन का खर्चा स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। और ये जो एम है इस स्कीम का, टू एड्रेस द डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो, जो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो डिक्लाइन हो रहा है उसको एड्रेस करना है, prevent the gender bias sex selective elimination and promote the survival protection and education of the girl child, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। The scheme is now based on the multi-sectoral approach involving the health, education, child development and community awareness। यहाँ पे इस स्कीम के अंडर में फाइनेंशियल असिस्टेंस which is varies based on the sex ratio at the birth in the districts, बराबर ना। फॉर एग्जाम्पल रुपीज 40 लाख पर ईयर फॉर द डिस्ट्रिक्ट विद द सेक्स रेशियो और एट द बर्थ लेस देन इक्वल टू 918, बराबर ना। तो यहाँ पे इस स्कीम के अंडर में ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। जो डिस्ट्रिक्ट में सेक्स रेशियो एट द बर्थ, मतलब मैन के कंपैरिजन में वुमेन
मतलब बॉय के कंपैरिजन में गर्ल, अगर सेक्स रेशियो 918 से कम है तो वहाँ पे 40 लाख पर ईयर दिया जाता है। अगर 919 से 952 के बीच में तो वहाँ पे 30 लाख पर ईयर फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है इस स्कीम के अंदर में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर। और जहाँ पे 952 से ज़्यादा है सेक्स रेशियो एट द बर्थ, वहाँ पे 20 लाख रुपया दिया जाता है फॉर द डिस्ट्रिक्ट फॉर ईयर, बराबर ना? ओके। Initially, it was a collaborative effort of the Ministry of Women and Child Development with the Ministry of Health and Family Welfare and Ministry of Education. Later, Ministry of Women and Child Development collaborated with the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship and Ministry of Minority Affairs to expand the scope of the बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इनिशियली मात्र 3 मिनिस्ट्री इसके अंदर काम कर रही थी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप भी उसके साथ ऐड हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स भी ऐड हो गई, ताकि हम इसके स्कोप को एक्सपांड कर सके, बराबर ना? ओके, राइट। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये स्कीम के 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 10th एनिवर्सरी कब? 22 जनवरी इसको लॉन्च किया गया था, और 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो आई थिंक आज की तमाम न्यूज़ में आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।